Welcome student. In this video, we will going to discuss about the natural system of classification, and in the previous video we have discussed artificial system of classification, and if you have not seen that video, go to the link below which is given. Okay, so now start about the natural system of classification. So natural system of classification सीक्वेंस में हमारा जो है सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है. क्लासिफिकेशन में हमारे थ्री सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के. फर्स्ट था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और थर्ड होगा हमारा phylogenetic system of classification that we will discuss in the next video. Okay, so now let's we start. So natural system वो सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का जिसमें नेचुरल करेक्टर जो है यूज किए गए क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को. जैसे हमने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए बेसिकली कुछ आर्टिफिशियल करेक्टर मतलब मार्फोलॉजिकल करेक्टर यूज किए गए जिसको हमने एक्सटर्नल करेक्टर्स कहा था. और उसमें हमने बहुत सारे करेक्टर डिस्कस किए थे. जैसे उसमें हमने डिस्कस किया था कि हैबिट के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, फिर हैबिटेट के बेस पे क्लासिफाई किया गया था. तो मतलब ये कुछ करेक्टर थे जिनके बेस पे जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम था उसको उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट इन द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैबिट, हैबिटेट, इस तरह के जो करेक्टर थे वो यूज किए गए थे इन ऑर्डर टू क्लासिफाई the organism. So in this system of classification based on remember natural affinity of the organism. So it means that in this system of classification natural characters of the organism are used in order to classify the organism. Okay, so यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना कि एक्सटर्नल करेक्टर तो यूज किए गए और इसके अलावा मेन जो है इंटरनल करेक्टर्स भी यूज किए गए. जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का उसमें हमने डिस्कस किया था कि वहां पे एक्सटर्नल करेक्टर्स यूज किए गए थे. तो यहाँ पे नॉट ओनली एक्सटर्नल करेक्टर मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर नहीं यूज किए गए जबकि इसमें इंटरनल करेक्टर यूज किए गए. जैसे इंटरनल करेक्टर्स में जो ऑर्गेनिज्म थे उनके एनाटॉमिकल जो फीचर्स थे वो यूज किए गए मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया. देन उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो था ऑर्गेनिज्म का यूज किया गया मतलब एट द वेरी स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर लेवल सेल लेवल पे जो है ऑर्गेनिज्म को मतलब वो करेक्टर यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी करके मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल उनका जो टाइम पीरियड था, एम्ब्रियोलॉजिकल जो उनकी मतलब डेवलपमेंट थी उसके टाइम पे भी उन फीचर्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया और बहुत सारे इंटरनल करेक्टर यूज किए गए. ओके, सो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल करेक्टर यूज किए गए. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्रोवाइड की हैं. जैसे एनिमल्स में उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स जो थे जैसे उन्होंने अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इंटरनल करेक्टर में उन्होंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर यूज किए गए. तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिसमें उन्होंने देखा कि जो हर्ट था वो फोर चैम्बर्ड था. तो ये एक करेक्टर उन्होंने देखा कि ये कुछ पर्टिकुलर जो एक ग्रुप था पॉपुलेशन का इंडिविजुअल का ये उनमें था. तो उन्होंने मतलब इस फोर चैम्बर्ड हर्ट का करेक्टर यूज किया और ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. मतलब जिनमें फोर चैम्बर्ड हर्ट था उनको एक ग्रुप में रख दिया गया. ठीक है, उसके बाद जैसे डी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, तो उन्होंने देखा कि जो हायर ऑर्गेनिज्म थे उनमें आरबीसीज मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स जो सेल था वो जब मैच्योर हो रहा था तो वो उसमें न्यूक्लियस लॉस हो रहा था. जैसे हमें पता है कि जो आरबीसीज होता है रेड ब्लड कार्पसल्स जो होता है हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होता है आरबीसीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लॉस इट्स न्यूक्लियस लॉस कर देता है. मतलब वो क्या हो जाता है डी न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस क्या हो जाता है डी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, न्यूक्लियस लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये करेक्टर यूज किया गया. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके आरबीसीज मैच्योरिटी टाइम पे अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते थे, ठीक है, तो उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा. उसके बाद ममेरी ग्लैंड्स, तो ममेरी ग्लैंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर था. मतलब जिनमें मैमल जो ममेरी ग्लैंड्स जिनमें ममेरी ग्लैंड्स थी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स थे उन्होंने
जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स थे, जो जिनमें ममेरी ग्लैंड थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया। उसके बाद विविपेरी। तो विविपेरी होता है जो जो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, मतलब जिनमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो विविपेरी हो गए जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो ओविपेरस हो गए जिसमें एग्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ओविपेरस में एग्स प्रोड्यूस होंगे एंड देन एग हैच करेगा ऑफस्प्रिंग्स में। तो विविपेरी वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इंटरनल कैरेक्टर्स हैं कुछ। उसके बाद होम्योथर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटिंग टू एग्जाम, ठीक है। होम्योथर्म्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच रेगुलेट मतलब जिनकी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब होम्योथर्म्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब मैटर नहीं करता कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, उनकी बॉडी में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उनको मेंटेन करके रखेंगे। तो इसमें लॉट ऑफ एनर्जी यूज होगी। तो ये होम्योथर्म जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये किसमें था, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में था, और उनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। कौन से ग्रुप में रखा, मैमल्स में। तो मतलब उन्होंने एक ग्रुप बनाया मैमल्स। तो अब ये जो करेक्टर्स थे, ये करेक्टर्स जिस जिस ऑर्गेनिज्म में थे, उन सभी को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, दैट इज कॉल्ड एज मैमल्स। तो मैमल्स में कौन से ऑर्गेनिज्म रखेंगे, जिनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है, जिनमें डी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होंगे, जिनमें ममेरी ग्लैंड्स होंगी, जिनमें वेविपेरी करेक्टरिस्टिक्स होगा, और जिनमें होम्योथर्म्स फीचर होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ सेकंड एग्जांपल है, सेकंड ग्रुप था पाइसिस। तो पाइसिस हो गया मतलब फिशिस का ग्रुप। तो फिशिस में उन्होंने देखा, पाइसिस जो ग्रुप था, पाइसिस जो क्लास थी मतलब एनिमल्स में, इसमें इन्होंने देखा कि जिनमें टू चैम्बर्ड हर्ट था। फिश के केस में इन्होंने देखा कि मोस्टली उनमें क्या होता है, टू चैम्बर्ड हर्ट था। तो टू चैम्बर्ड हर्ट जिनमें था, उनको एक ग्रुप में रखा, दैट इज कॉल्ड एज पाइसिस। और इसमें इन्होंने देखा जिनमें गिल्स थे, गिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन था वो क्या था, गिल्स था। जैसे हम हायर एनिमल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उनमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है दैट इज लंग्स। तो पाइसिस में क्या होता है, फिशिस में क्या होता है, गिल्स, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे स्केल्स भी होते हैं। तो ये भी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो था दैट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ग्रुप, और उस ग्रुप को उन्होंने पाइसिस में रखा। देन उसके बाद फिन्स, तो इनमें क्या थे, फिन्स थे, ठीक है। तो फिन्स को भी, फिन्स ये फीचर जो थे, ये भी बेसिकली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में थे, मतलब स्पाइसिस में थे। और पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो पोइकिलोथर्म्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, मतलब वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था होम्योथर्म्स में क्या था कि इनकी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो पोइकिलोथर्म्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है होम्योथर्म्स, बेसिकली दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल। होम्योथर्म्स को हम क्या कहते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड। तो होम्योथर्म्स जो सॉरी हाँ, होम्योथर्म्स जो है वार्म ब्लडेड है, और पोइकिलोथर्म्स जो है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड कौन से हुए, मैमल्स, और कोल्ड ब्लडेड कौन से हुए, पाइसिस, ओके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स जो था, मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो पहली बार एनिमल्स के लिए दिया गया, वो दिया सबसे पहले लिनियस ने, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल वर प्रपोज्ड बाय लिनियस, ओके। सो फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स के लिए था, वो किसने दिया, फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट was given by Sachimper in 1879 and elaborated by Eichler in 1883, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं
ये आपको याद रखना है कि नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था ये एनिमल्स के लिए फर्स्ट टाइम किसने दिया, लीनियस ने, और फर्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स के लिए जो दिया सचिम्पर, और इसको इलेबोरेट किया थोड़ा सा और मोर अप्रोप्रिएटली इसको एक्सप्लेन किया इचलर ने, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है एक जॉन रे नाम के साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये याद रखना है। जॉन रे बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो जॉन रे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफाइड किया प्लांट्स और एनिमल्स को, मतलब ये फर्स्ट थे जिन्होंने बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी के बेस पे इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्लासिफाई किया, और इन्होंने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दिया 18,600 प्लांट्स का, मतलब 18,600 प्लांट, 18,600 प्लांट्स को उन्होंने एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया। अपनी बुक इन्होंने एक लिखी थी, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बुक का नाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा सीधा डायरेक्टली आ सकता है कि जॉन रे जो थे, मतलब आपको पूछ सकते हैं कि हिस्टोरिया जनरली स्प्लेंटेरम जो है ये बुक किसने लिखी थी, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में आ सकता है कि यहाँ पे या तो ये पूछ सकते हैं कि किसने लिखी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि बुक ये, मतलब बुक का नाम या फिर साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं। तो दोनों आपको याद रखनी है कि जॉन रे जो है उनकी बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरियम, वॉल्यूम 3 थी। इसमें इन्होंने एक्यूरेटली डिस्क्रिप्शन दिया था 18,600 प्लांट्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। ओके ओके, सो बात हो रही थी जॉन रे। तो जॉन रे जो है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि जॉन रे नाम के साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने कंसेप्ट दिया था स्पीसीज का। स्पीसीज, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे ने। ओके, सो इन्होंने इन्होंने स्पीसीज को डिफाइन किया था। इन्होंने कहा कि स्पीसीज क्या है, स्पीसीज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो ड्राइव होती है फ्रॉम द सिमिलर पेरेंट, एंड वो जो स्पीसीज होती है, मतलब एक स्पीसीज को इन्होंने कहा, एक स्पीसीज क्या है, इन्होंने कहा स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज ए assemblage ऑफ इंडिविजुअल दैट ड्राइव फ्रॉम द सिमिलर पेरेंट, ठीक है। और एक जो स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज में जीन्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब जीन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इन्होंने कहा कि जो स्पीसीज है, ये जो ग्रुप है इंडिविजुअल का, जिसको एक स्पीसीज का नाम दिया गया, मतलब वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इस ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सिमिलर पेरेंट्स से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो उनमें एबिलिटी होती है इनहेरिटेंस की। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मींस, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें करेक्टर जो है ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मतलब फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, जॉन रे ने। ओके, सो जॉन रे ने कंसेप्ट दिया था स्पीसीज। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है बेसिकली, अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो आज जो मतलब प्रेजेंट डेज में जो स्पीसीज का कंसेप्ट है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड कंसेप्ट है स्पीसीज का, वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट है, बट मैं आपको, अब स्पीसीज कंसेप्ट की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मोस्ट एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेड जो कंसेप्ट है स्पीसीज का, वो कौन सा है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। मतलब इसके बाद स्पीसीज के ऊपर जॉन रेज ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया स्पीसीज का, उसके बाद बहुत सारे स्पीसीज के कंसेप्ट आए, जो आप जब भी मतलब वो टॉपिक आए तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है स्पीसीज कंसेप्ट का, वो है बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट। तो ये किसने दिया, क्या ये जॉन रे ने दिया, नो। ये किसने दिया, ये दिया डोब जानस्की एंड मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, डोब जानस्की। ये किसने दिया, डोब डोब जानस्की एंड मेयर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट क्या कहता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट कहता है
बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में कैसे हम कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स को कह सकते हैं कि ये एक स्पीसीज है और ये डिफरेंट स्पीसीज है. लेट्स सपोज हियर आर टू इंडिविजुअल. तो how we consider that they belong to same species or to the different species, how we identified, how we consider. ठीक है, तो किसके द्वारा कंसीडर करेंगे हम कि ये एक स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के हैं. तो बाय द बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट की हेल्प से हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो कैसे, मतलब क्या क्या क्राइटेरियाज हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के. तो यहाँ पे याद रखना, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में जनरली टू मोस्ट क्राइटेरियाज है. ठीक है, टू क्राइटेरियाज है जिनके बेस पे हम स्पीसीज को एक ग्रुप में प्लेस करते हैं. ओके, सो लेट्स सपोज ये दो मेंबर हैं. तो क्राइटेरिया नंबर वन, क्राइटेरिया नंबर वन है, लिसन केयरफुली, इफ if two members are potentially interbreeder, अगर दो मेंबर पोटेंशियली इंटरब्रीडर हैं, ठीक है, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, क्राइटेरिया नंबर वन इज फुलफिल. ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है कि आफ्टर इंटरब्रीडिंग if they are going to produce a fertile young one, then both of the member belong to same species. ठीक है, listen carefully, let me repeat again. बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट में टू क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई मेंबर्स हैं वो एक स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के हैं. तो दो क्राइटेरियाज हैं. फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीडर होने चाहिए. अगर वो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीडर हैं तो वो उनमें, मतलब एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया है कि आफ्टर इंटरब्रीडिंग अगर वो फर्टाइल यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया. तो अब हम कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं और मतलब आइडेंटिफाइड हो गया, कंसीडर्ड हो गया कि ये एक ही स्पीसीज के हैं. ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट एडवांस ग्रुप है. ठीक है, ओके. Okay, so this is the last point but not least, because this point is very very important. तो लास्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हायर प्लांट का था वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने. ठीक है, बेंथम एंड हुकर जो थे उन्होंने हायर प्लांट को क्लासिफाई किया था अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में. बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बुक का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आप याद रखना. जेनरा प्लांटेरम बुक किसने दी थी? बेंथम एंड हुकर ने. और उन्होंने क्लासिफाई किया था हायर प्लांट्स को. ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में. ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइज, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. हायर प्लांट्स, तो हायर प्लांट्स बेसिकली हो गए जो हायर फॉर्म्स के हैं. तो उसमें स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने क्लासिफाई किया. ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये मैं आपको आगे, जो आपका सेकंड यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, वहां पे मैं आपको अच्छे से डिटेल क्लासिफिकेशन करवाऊंगा. तो थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पर्मेटोफाइटा के रेफरेंस में थोड़ा सा हम कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखो, स्पर्मेटोफाइटा बेसिकली वो एक ग्रुप है प्लांट का जिनमें सीड प्रोड्यूस होते हैं. तो मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा. ओके, सो लेट मी रिपीट अगेन, स्पर्मेटोफाइटा इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस सीड. ठीक है, तो सीड बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं. तो स्पर्मेटोफाइटा अगेन जो है डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. स्पर्मेटोफाइटा, लेट्स सपोज यहाँ पे स्पर्मेटोफाइटा है तो इसके आगे फिर दो ग्रुप्स हैं. ठीक है, दो ग्रुप्स हैं. स्पर्मेटोफाइटा में एक ग्रुप है जिसमें, देखो दोनों ग्रुप्स में, एक स्पर्मेटोफाइटा सीड बियरिंग है, सीड बियरिंग प्लांट डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. वन ग्रुप में सीड जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं और एक में सीड क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं. तो जिसमें सीड नेक्ड होते हैं उन उन उस ग्रुप को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनमें सीड होते हैं बट सीड नेक्ड होते हैं, मींस ये फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करते. ठीक है, तो जिम्नोस का मतलब ही क्या होता है? जिम्नोस दो वर्ड में ब्रेक किया गया है. तो जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनमें नेक्ड सीड होते हैं, मतलब इनमें जो ओवरी वाल होती है वो नहीं होती, तो इसलिए इसमें फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होता, ओनली सीड होता है. जैसे आप पाइनस की बात कर लो. ठीक है,
तो सेकंड ग्रुप है स्पर्मेटोफाइटा का, सेकंड ग्रुप है दैट इज जिम्नोस सॉरी एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड कवर्ड होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स ऐसा ग्रुप है जिसमें सीड्स होते हैं और सीड कवर्ड्स होते हैं, मतलब इसमें फ्रूट भी लगता है, ठीक है। ओके, तो एंजियोस्पर्म अगेन जो है, एंजियोस्पर्म्स को अगर हम देखें, एंजियोस्पर्मिक सीड्स को अगर हम देखें, तो एंजियोस्पर्मिक सीड्स में कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब सीड्स के अंदर आप जो देखते हो जिसको एंडोस्पर्म बोलते हो सीड के अंदर, तो वहां पे उसका जो कार्टिलेडन होता है वो डिवाइड नहीं होता, मतलब एक ही कार्टिलेडन होता है, सिंगल कार्टिलेडन होता है। तो ऐसे सीड को हम बोलते हैं मोनोकाट। मोनोकाट मतलब सिंगल कार्टिलेडन है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के केस में जिन सीड्स का कार्टिलेडन डिवाइड होगा, जैसे हम बात करते हैं पी की, मटर की बात कर लो, पीसम सेटिवम की बात कर लो आप, ठीक है, ग्राउंड नट की बात कर लो, तो ये जो कार्टिलेडन डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉटिलेडनस। तो अब हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो अब हमें पता चल गया कि बेंथम एंड हुकर जो है इन्होंने हायर प्लांट में स्पर्मेटोफाइटा मतलब जो सीड बियरिंग प्लांट्स थे उनको क्लासिफाई किया अपनी बुक जेनरा प्लांटेरम में, और उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया थ्री मेन ग्रुप्स में। फर्स्ट में उन्होंने रखे डाइकॉटिलिडन्स, फर्स्ट में कौन से रखे उन्होंने, डाइकॉटिलिडन्स। तो डाइकॉटिलिडन्स एज वी जस्ट डिस्कस, अभी हमने देखा कि डाइकॉटिलिडन्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, टू कॉटिलिडन्स होते हैं, मतलब इसमें जो सीड्स होता है वो टू इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें टू कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो इसमें टू कॉटिलिडन्स होते हैं। ओके, सो सेंटर में जो ग्रुप था ये जिम्नोस्पर्म्स था। तो जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं, अभी मैंने बताया कि स्पर्मेटोफाइटा में एक जिम्नोस्पर्म्स था। जिम्नोस मतलब जिम्नोस दो वर्ड में ब्रेक किया गया है, जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब नेक्ड, ठीक है, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो मतलब जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं, जिनमें नेक्ड सीड होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स है, मतलब ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट इसलिए था कि मतलब ये यहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस हो रहे थे और यहाँ पे फ्रूट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। ओके, तो मोनोकॉटिलिडन, तो मोनोकॉटिलिडन हो गया, इनमें क्या होगा, सिंगल कॉटिलिडन्स। तो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं जिनमें एक ही कॉटिलिडन होगा, मतलब उनका एंडोस्पर्म जो है, सीड का जो इनर पार्ट होगा एंडोस्पर्म, वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप मेज की बात करो, जिया मेज, ठीक है, जैसे आप बात करो वीट की बात करो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, तो इनके सीड्स डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोकॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि इसमें इन्होंने डाइकॉट्स को प्लेस किया बिफोर मतलब मोनोकॉट्स, ठीक है। दोनों के रेफरेंस में अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें इन्होंने क्या क्या दिया, हाँ छोटे लेवल के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइटों को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बट मोस्टली क्वेश्चन आने का चांस होता है कि यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट प्लेस पे क्या रखा। तो फर्स्ट इन्होंने डाइकॉटिलिडनस रखे, एंड देन बाद में इन्होंने क्या रखा, मोनोकॉटिलिडनस। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, मतलब इन स्पर्मेटोफाइटा मतलब बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डाइकॉटिलिडनस, डाइकॉट जो थे दे आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकॉट, ठीक है, मतलब ये पहले रखेंगे बिफोर द मोनोकार्ड, ठीक है। तो ऐसे अगर पूछेंगे कि मोनोकार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द डाइकॉट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मोनोकार्ड आर प्लेस्ड आफ्टर द डाइकॉट, ठीक है। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि इनमें एक इंडिपेंडेंट जो ग्रुप था वो कौन सा रखा गया था, तो वो जिम्नोस्पर्म्स है। तो जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस कहाँ किया गया, इन बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। ओके, तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखना कि डाइकॉट्स जो हैं वो पहले रखे। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दे प्लेस डाइकॉट बिफोर द मोनोकॉट, उन्होंने मोनोकॉट पहले क्यों नहीं रखे। उसका ये रीजन था, बेसिकली इसका कोई ये नहीं है कि उन्होंने लिखते लिखते डाइकॉट पहले लिख दिया, नो। बेसिकली इसका एक रीजन है कि नेचर में इन्होंने देखा कि नेचर में जो डाइकॉट थे वो पहले आए, मतलब ऐसे सीड्स जिनके टू कॉटिलिडन्स थे वो नेचर में पहले आए। तो इवोल्यूशनरी चेंजेस होती गई, इवोल्यूशन होता गया, तो जो डाइकॉट थे मतलब दो कॉटिलिडन जो थे वो कुछ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो वो मोनोकॉट बन गए। मतलब कि आप देखो एक स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि
यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, आपने ध्यान से सुनना है एंड देन आपने उसको आंसर करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बाद में कर सकते हो आप। ठीक है, या आप खुद अपने लेवल पे देख सकते हो कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो। ठीक है, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ऑल दी all the dicotyledonous are derived from the monocot. Statement is true or false? देखो स्टेटमेंट में है कि जितने भी डाइकॉट हैं वो ड्राइव हुए हैं मोनोकाट से, मतलब जितने भी डाइकोटिलेडोनस ग्रुप ऑफ प्लांट हैं, मतलब जो सीड्स हैं, वो कहां से आए? मोनोकाट से। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि डाइकॉट नेचर में पहले आए। नेचर में कौन आया? डाइकॉट। मतलब कि जब भी नेचर में कोई चीज आई तो वो फ्रीली थी। ऐसे हम समझ सकते हैं कि नेचर में जब कोई चीज आई तो वो फ्री थी। ठीक है, तो मतलब डाइकॉट दो थे, वो फ्री थे, तो बाद में क्या हो गए? वो फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बोलेंगे कि डाइकॉट, ऑल डाइकॉट जो है गिव्स राइज टू मोनोकाट, तो ये बात सही है। ठीक है, मतलब ऑल द मोनोकाट आर ड्राइव्ड फ्रॉम डाइकॉट, ये भी बात सही है। ठीक है, तो आज के लिए हम, हाँ यस, यहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है ये रह गई थी, डाइकॉट। तो डाइकॉट को अगेन जो है यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में। तो यहाँ पे इनको एक रखा गया है पॉलीपटेली। पॉलीपटेली फर्स्ट है, पॉलीपटेली। ठीक है, तो डाइकोटिलेडोनस में बेसिकली यहाँ पे जो डाइकोटिलेडोनस थे उनमें फ्लावर्स देखे गए, और फ्लावर्स में आपको पता है पेटल्स एंड सेपल्स होते हैं। पेटल्स आर कॉल्ड एज क्रोला एंड सेपल्स आर कॉल्ड एज क्लेक्स। ठीक है, तो इनमें देखा गया कि कुछ जो पेटल्स थे, मतलब एक डाइकॉट में कुछ ग्रुप्स ऑफ, मतलब कुछ प्लांट्स थे, कुछ ग्रुप्स थे, जहां पे कुछ प्लांट्स थे जिनमें पेटल्स फ्री थी, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया जिसको नाम दिया पॉलीपटेली। पॉलीपटेली, पॉली का मतलब मैनी और पेटेली का मतलब पेटल्स, मतलब इसमें पेटल्स क्या थे? फ्री थे। तो ये आपको याद रखना है कि पॉलीपटेली में पेटल्स क्या है? फ्री है। नेक्स्ट है गैमोपेटेली। देखो गैमो का मतलब ही क्या होता है? गैमो का मतलब हो गया फ्यूज्ड, तो मतलब यहाँ पे पेटल्स क्या थे? फ्यूज्ड थे, तो इसको कहा गया सिम्पटेली। तो यहाँ पे पेटल्स क्या है? फ्यूज है। ओके, सो थर्ड इसका ग्रुप है मोनोक्लेमाइडी। यस, इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, गैमोपेटेली। ठीक है, ओके, थर्ड आ गया मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लेमाइडी जो है, इनमें क्या था? मोनोक्लेमाइडी इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट इन विच, जिसमें फ्लावर्स जो थे, फ्लावर्स में पेटल्स और सेपल्स के बीच में नो डिफरेंशिएशन, मतलब वहां पे क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं था। ठीक है, तो इसको कहा गया कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्री पेटल्स थे, यहाँ पे पेटल्स फ्यूज थे। यहाँ पे एक टर्म दी गई टेपल्स। यहाँ पे क्या टर्म दी गई? टेपल्स। बेसिकली टेपल इज ए कंडीशन इन विच देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन पेटल एंड सेपल्स। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिटिल बिट फ्यूजन होता है बिटवीन पेटल एंड सेपल्स। ठीक है, जब फ्यूजन होगा पेटल्स के बीच में तो वो सिम्पटेली है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पेटल्स के बीच, पेटल पेटल के बीच में फ्यूजन, दैट इज सिम्पटेली। पेटल एंड सेपल के बीच में लिटिल बिट फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज टेपल। ठीक है, ओके, सो लास्ट आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में क्या क्या एडवांटेजेस रही, मतलब क्या क्या इसमें कुछ बेनिफिट्स थे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्यों बेटर माना गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, जो फर्स्ट दिया गया था? तो इसकी एडवांटेजेस क्या थी? जैसे हमने फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था कि वहां पे ग्रुपिंग तो हो गई थी, बट ग्रुपिंग अनरिलेटेड थी, मतलब कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग थी। मतलब कि जैसे एक मोस्ट कॉमन हमने वहां पे एक डिसएडवांटेज देखी थी कि जो रिलेटेड एनिमल्स थे वो डिस्पर्स हो गए थे। जैसे हमने देखा जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स था, जैसे एलिफेंट, एलिफेंट भी मैमल था, तो एलिफेंट को उसके हैबिटेट के बेस पे, मतलब टेरेस्ट्रियल था, लैंड पे था, तो उसको अलग मतलब हैबिटेट के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो जैसे ब्लू व्हेल थी जो एक्वेटिक थी, वाटर में रहती थी, तो वो भी मैमल थी, बट वो हैबिटेट के बेस पे देखा उन्होंने, तो उसको अलग जगह पे रख दिया उस साइड। और थर्ड आ गया जैसे जो एयर्स में थे, जैसे बैट, तो बैट जो था वो भी मैमल था, बट हैबिटेट के बेस पे क्लासिफिकेशन था, तो उसको उन्होंने
एरियल कैटेगरी में रख दिया। मतलब कि देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जो हमने फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, उसमें ऑर्गेनिज्म को हैबिट और हैबिटेट के बेस पे ज़्यादा क्लासिफाई किया गया था। मतलब मोर जो है फोकस किस पे दिया गया था, हैबिट और हैबिटेट जो फीचर थे वो यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ ये बेटर इसलिए था कि इसमें नेचुरल कुछ कुछ जो मतलब नेचुरल जो रिलेशन थे, कुछ नेचुरल एफिनिटी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, और इसके बेस पे जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेटर क्लासिफाई हुए थे इन कंपैरिजन विद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो होमोजीनियस थे। मतलब कि यहाँ पे ग्रुप्स जो थे वो हेट्रोजीनियस नहीं थे, यहाँ पे ग्रुप्स जो थे वो होमोजीनियस थे। होमोजीनियस का मतलब है कि सिमिलर ग्रुप्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, सिमिलर ग्रुप्स थे। जैसे हमने देखा था कि मैमल्स को जब इन्होंने क्लासिफाई किया तो मैमल्स को उन्होंने देखा भाई जिसमें मेरी ग्लैंड्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखो। ऐसा नहीं है कि कोई मैमल अगर लैंड पे है तो उसको अलग कर दिया, और कोई एयर में है तो उसको अलग कर दिया, और कोई वाटर में है तो उसको अलग कर दिया। तो चाहे वो वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड और इनसाइड द वाटर और इन द एयर, ऑल दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। तो सो दैट्स वाई ये जो आर्टिफिशियल सॉरी नेचुरल सिस्टम था ये मतलब थोड़ा सा वेल अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप्स इसमें क्या थे, होमोजीनियस थे। मतलब रिलेटिव्स जो थे वो एक ही ग्रुप में थे। ठीक है, जो रिलेटिव थे मतलब जो किन्स थे, किनशिप्स को देखा गया, मतलब रिलेटिव्स को देखा गया, जिन ऑर्गेनिज्म से रिलेशन था उनको एक साथ रखा गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अवॉइड हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अवॉइड हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग अमंग द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं बने। ओके, तो इसमें क्या था, अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिकेट नेचुरल रिलेशनशिप। तो इसमें ऑर्गेनिज्म को नेचुरल रिलेशनशिप के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। ठीक है, नेचुरल रिलेशंस देखा गया उसका। जैसे हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म जैसे होम्योथर्म्स का एक हमने करेक्टर लिया था। होम्योथर्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते थे, एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया, होम्योथर्म्स। तो वो मैमल्स में ज्यादातर देखा गया, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में देखा गया उनको उन्होंने मैमल्स में रखा। ठीक है, तो पोइकिलोथर्म्स जो करेक्टर हमने लिया था, पोइकिलोथर्म्स थे कोल्ड ब्लडेड जो अपनी बॉडी को जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मतलब दे हैव नॉट एबिलिटी टू एडजस्ट द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। उनमें बॉडी में टेम्परेचर जो है वेरी कर रहा था, चेंज हो रहा था अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ठीक है, इन द सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर में जैसे जैसे वेरिएशंस आ रही थी तो उनकी बॉडी में भी वेरिएशंस आ रही थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे वो पोइकिलोथर्म्स थे। तो ऐसे करेक्टर्स वाले जो भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने पाइसिस में रखा, फिशेस में रखा। ठीक है, तो नेचुरल रिलेशनशिप इंडिकेट हुआ। ओके, तो इसमें ये है लास्ट, ये है कि इट आल्सो शोज इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसमें इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखा। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या इवोल्यूशन जो है ये मतलब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या इवोल्यूशन जो है वो एक मतलब शॉर्ट प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि क्या राइट नाउ हमारी बॉडी में एक इवोल्यूशन हो रहा है, यस और नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर कर सकते हो। जिन बच्चों को क्लियर करना हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तब तक ओके, थैंक्स।